बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो हमारी सीरीज कंटिन्यूअसली चलती आ रही है बार पॉलिटिक्स के हवाले से जो लीडरान कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर बलोच अहमद जोनेजो साहब, जिनसे हम जर्नल एडवोकेसी और बार पॉलिटिक्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सर सिंध बार काउंसिल में आ रहे हैं साउथ की सीट पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाउ आर यू कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपने एडवोकेसी शुरुआत की अ, इंग्लैंड से, गालिबन आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो उस जर्नी के हवाले से थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, उसके बाद बार पॉलिटिक्स पे आते हैं। कामरान आए मतलब ये था कि व्हेन आई डिड माय ओ लेवल्स, पहले तो ये हमने किया, ए लेवल्स किया, एंड देन आई वेंट टू इंग्लैंड फॉर माई एल एल बी ऑनर्स किया फ्रॉम रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी इन द यूके। फिर आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ब्रिस्टल, देन फिर आई वाज कॉल्ड टू द बार। जो पूरा प्रोसेस था इट वाज फैसिनेटिंग बिकॉज काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, एंड स्पेशली जब हम शुरू में कुछ भी नहीं जानते थे अबाउट द लीगल प्रोसेसेस एंड द होल कॉमन लॉ सिस्टम। लेकिन व्हेन वी वेंट टू इंग्लैंड हमें एक प्रॉपर समझ आई कि किस तरीके से द होल लीगल सिस्टम, डेवलप लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड जिस तरीके से चलते हैं। एंड आफ्टर दैट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ degree from Oxford University in diplomatic studies, and वो जो जर्नी थी वो एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी, एंड तो वो सारी जो मैंने मरहला थे, बिकॉज पहले तो अंडर ग्रेड डिग्री होती है, फिर मास्टर्स होते हैं, फिर बार वोकेशनल कोर्स होता है, और फिर एक डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के अंदर जो डिग्री थी तो वो फिर एक बहुत ही अलग चीज़ थी, एंड उससे काफ़ी चीज़ें हमने सीखी और बेहतरीन इट हैज़ हेल्प मी इन माई जो मेरी पूरी अभी करियर है, प्रोफेशन है, तो उसके अंदर हाफ ऑफ इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिप्लोमेसी एंड सेटलिंग द मैटर्स एज सून एज पॉसिबल। सर आपने ग्रेजुएशन पाकिस्तान से बाहर की, इंग्लैंड से। ज़्यादातर ये होता है कि बाहर से एजुकेशन हासिल करने वाले यहाँ पे लिटिगेशन थोड़ी सी कम करते हैं और चेम्बर वर्क ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी लिटिगेशन माशाल्लाह काफ़ी है और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? देखें कामरान के, बिकॉज़ मैं एक फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे फादर, ग्रैंडफादर, वो जो हैं दे हैव रिमेन्ड इन पॉलिटिक्स, इन जनरल पॉलिटिक्स। तो मेरे फैमिली के अंदर कोई भी एज सच लॉयर नहीं थे मेरे से पहले। बहुत पहले हमारी फैमिली में रहे हैं जान मोहम्मद जुनेजो, who was one of the first barristers of Sindh, and he played a very vital role in the Khilafat movement. लेकिन वो भी he was not a lawyer who was practicing. वो तो फिर वो खिलाफत मूवमेंट में, and he was more of a different kind of a lawyer, मैं कहता हूँ political lawyer जिसको हम कहते हैं. So for me the motivation was that I have to do something to establish myself as a practitioner, and इसके लिए जाहिर सी बात है मैंने स्टार्टिंग में कोई केसेस, कम केसेस होते थे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अल्लाह का शुक्र है थिंग्स वर्कड आउट, एंड नाउ आई हैव गॉट अ हेल्थी, कहते हैं कि बोर्ड है, गुड बंच ऑफ केसेस with very reasonably clients who are actually expecting results regularly. And इससे क्या है कि client की जो मेन मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लिटिगेंट इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, बिकॉज आप उनकी जो क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है उस तक जो है आप एज ए लॉयर, अ प्रोफेशनल लॉयर, कॉम्पिटेंट लॉयर मैं कहता हूँ, वो तभी मोटिवेशन मेन जो है मेरी जो आती है इस कि मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं या जो मेरे पास आ रहे हैं फॉर द केसेस, व्हाट
professional services can we give to them? And also, secondly, to establish myself, I had to have a motivation to do so. So yeah, that was it. अच्छा सर, आजकल एडवोकेट्स को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ गिनते जाएँ तो इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं होते। तो नेगेटिव माइंड सेट काफ़ी हो गया है यंगस्टर्स का। उस चीज़ को टैकल करने के लिए आप यंगस्टर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखें, वी फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी पॉजिटिव इन दिस प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अगर आप पॉजिटिव नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है, तो देयर आर मैनी स्ट्रेसेस, देयर मैनी प्रॉब्लम्स. आपको हर मोड़ पे प्रोसीजरली इश्यूज आते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं समझ सकेंगे. और अमूमन जो मैं फ़ील करता हूँ कि जो फियर एक फैक्टर होता है, एंड दैट लीड्स टू स्ट्रेस और या एंग्जाइटी. तो एक तो ये है जो ओवरकम जब आप करते हैं, तो ये स्पेशली टू यंगस्टर्स ये होना चाहिए कि ये एंग्जाइटी का फैक्टर नहीं होना चाहिए कि they must not come under pressure as such, and they must be relaxed in their mindset. उसमें क्या है कि अपने फोकस करेंगे अपने केसेस पे, and the focus on their cases is very important because that can lead them into understanding and being more positive. because जब केसेस पे फोकस होगा और रिलीफ कि भाई मैं क्लाइंट के लिए कितनी रिलीफ दिला सकता हूँ, एंड थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड प्रॉपर एडवोकेसी, प्रॉपर ड्राफ्टिंग, प्रॉपरली क्लाइंट को जो है आप कॉन्फ्रेंस करके कंसल्ट करके उनको टाइम दे के उनके साथ मीटिंग पूरी, उनको अपडेट्स, बहुत आज के दौर में अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So all of that, because that will lead to a positive mindset, because a positive mindset will lead to the positive environment, and उस ऑफिस में आप पॉजिटिविटी देखेंगे आप. That's very very important. The second aspect जो मैं बताऊंगा वो ये है कि यार फाइनेंशियल, ठीक है, एडवोकेट्स मस्ट, जो यंग एडवोकेट्स हैं, दे मस्ट try to properly get paid for their services. मैं कहता हूँ ये बहुत ही एक ड्राइविंग फोर्स भी है और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आपकी जो सर्विस है उसकी आपको रिज़ल्ट मिल रहा है. आपको बेसिकली आप जो सर्विस दे रहे हो, इट इज़ पेड सर्विस, and it's very important that this service should be that will result to a positive understanding, because फिर आप उसको you're bringing it to a positive understanding by doing the hard work. You see, when the hard work comes into play, that's when all positivity comes and it gets streamlined, and आप जो है फिर कुछ आप उस केस में कुछ कर सकते. अच्छा सर, जो बारेड लॉ करके आते हैं या बाहर से पढ़ के आते हैं इंग्लैंड वगैरह या अदर कंट्रीज से, और जो इन कंपेयर जो पाकिस्तानी लॉयर्स हैं जो पाकिस्तान से पढ़ते हैं, तो उनके बिहेवियर, उनके जो होते हैं चाल चलन की जैसे कहते हैं, माइंड सेट में टोटली डिफरेंट होता है उनका. तो पाकिस्तान की एजुकेशन में, स्पेशली लॉ की एजुकेशन में, आप कहाँ पर कमी देखते हैं लीगल माइंड्स के हवाले से, लीगल एथिक्स के हवाले से? देखिए, मैंने अपने करियर के अंदर I've been practicing now for more than 15 years, 16 years. पहले लोअर कोर्ट्स में, फिर हाई कोर्ट, नाउ इवन more higher courts. Then, so what I'm feeling is that the advocates usually where they lack all of this is well, I've come across मतलब काफ़ी मैंने different किस्म के advocates. I've met all sorts of advocates. Usually जो मैंने feel किए हैं, तो they are very thoroughly prepared, because मैंने not only high court में practice किया, लेकिन lower courts में भी trial, I do go for the trial myself. तो ट्रायल पे भी जो लोग आते हैं एडवोकेट, स्पेशली जो सर्किट्स में ट्रायल कोर्ट्स हैं, स्पेशली सेवन हो गए, हैदराबाद, काफ़ी केसेस हैं मेरे इन दीज एरियाज़ थ्रू आउट सिंध. सो उन केसेस के अंदर मैं देखता हूँ कि द एडवोकेट्स आर वेरी थरली प्रिपेयर्ड, बट दे आर नॉट बैरिस्टर्स, दे आर नॉट trained as barristers.
they've not got those foreign degrees. लेकिन क्या है कि उन्होंने थरर काम किया होता है. They've done their work, they're prepared, उनकी जो preparedness होती है बहुत ज़्यादा होती है. They're ready to face the trial and everything. लेकिन कुछ मैंने ये भी महसूस किए हैं एडवोकेट्स जो अमूमन डिले की तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहता है. सो दैट मे बी दैट वो उनको ये पुश आ रहा होता है फ्रॉम द लिटिगेंट के जी केस में आप डिले करें. एंड वो एक एस्पेक्ट है विच आई मस्ट हाईलाइट कि इस चीज़ को आपने स्टॉप करना है. बिकॉज आई थिंक डिलेज कैन बी बिकॉज ये चीज़ें जब when we are trained as barristers in foreign institutes, we are told not to waste time, even the court's time, क्योंकि ये बहुत एक important aspect है. एक decision आना है किसी भी केस का जो साल के अंदर आना है, लेकिन delays की वजह से वो decision 4-5 साल के बाद आता है. So that is something which advocates I feel sometimes are lacking, and इन चीज़ों में अगर वो concentrate करेंगे so things can move forward, and the bar council can really highlight this aspect. अच्छा सर, आपने बार पॉलिटिक्स में नहीं होने का सोचा है. सिंध बार काउंसिल की सीट पे आप कंटेस्ट कर रहे हैं. और जैसे मैंने पहले कहा कि बाहर से पढ़े हुए जो लॉयर्स हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे साइड पे ही रहते हैं. तो क्या वजह है कि आपने बार पॉलिटिक्स में इन होने का सोचा? बड़ा ही अच्छा सवाल है ये वैसे. बिकॉज हम ये जो लिस्ट है हमारी जितने भी हमारे कंटेस्ट कर रहे हैं बार काउंसिल के अंदर, सो यस इट्स इन दैट लिस्ट देयर आर रियली अ फ्यू आई थिंक ना होने के बराबर हैं वो बीन ट्रेंड फ्रॉम फॉरेन डिग्रीज या जिनकी अपनी प्रैक्टिस है जो इस तरफ आ रहे हैं इनटू बार पॉलिटिक्स. मैंने जो फील किया टू बी ऑनेस्ट वो ये था कि देयर वाज सम सीरियस फ्लॉज विद इन द प्रोसीजर्स, विद इन कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट करने की ज़रूरत थी. ऑल्सो कि आई वांटेड टू बी मोर अवेयर बिकॉज अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर आप कम्युनिटी के जो मसाइल वगैरह होते हैं उनसे आप अवेयर नहीं होते हो. तो आई ऑल्सो वांटेड टू नो कि क्या आई वांटेड टू बी मोर इन्वॉल्व्ड इनटू द लॉयर्स कम्युनिटी. पहली तो बात ये. दूसरी बात ये कि आई सीरियसली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे आई वांटेड कि हाउ आई कैन ऑल्सो लर्न whilst being into the bar politics, into maybe getting into the bar council. And bar council के कुछ तौर तरीके हैं जिससे वो directly welfare, not only welfare of the lawyers but also uplifting of the lawyers community, वो इसमें बिल्कुल help कर सकते हैं. So that was my main goal, to do not only welfare. तो एक बहुत ही आम सा लफ्ज़ है लेकिन मतलब आप उसके अंदर बहुत चीज़ें देखते हैं. फॉर इंस्टेंस जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है तो उसको रिवाइज़ या उसको बेहतर करने के लिए बार काउंसिल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस आपके जिस तरीके से एडवोकेट्स की कॉन्डक्ट है या एथिक्स है ऐसे, तो एथिक्स को समझाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए द बार काउंसिल कैन रियली डू मेक एक्सीलेंट एफर्ट एंड उसमें क्या है कि मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि वो तो एक चीज़ तो मैंने ज़रूर हाईलाइट की थी रिगार्डिंग आई हैव गॉट अ कंप्लीट सेट ऑफ थिंग्स इन माई मैनिफेस्टो एज वेल, कि इट्स नॉट जस्ट डेवलपिंग द प्रोफेशनल वेलफेयर. आप स्टाइपेंड को सिर्फ कहते हैं आजकल कि भाई स्टाइपेंड है या कुछ उनके लिए हाउसिंग है लॉयर्स के लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं which lawyers can benefit. Lawyers can benefit from the skills
एंड लॉयर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेनिंग सेशंस, जिसके अंदर उनको समझाया जाए कि भाई आप जो हैं किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से जो है यू कैन यूज़ योर स्किल्स। अच्छा, नॉट ओनली दैट, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप being at the bar council, there are some very serious issues जो अमूमन बार काउंसिल ने सही तरीके से आई फेल्ट कि उनकी तरफ से कोई रेजोल्यूशन या उनकी तरफ से कोई स्टांस नहीं आया था। वो दो चीज़ें थी, एंड दैट ऑल्सो दैट एस्पेक्ट वाज ऑल्सो part of my understanding and push for me to come into bar politics। तो एक तो कि यंग लॉयर्स की जो है वो जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे वो सही तरीके से नहीं एड्रेस किए जा रहे थे, नंबर वन। मे बी देयर ग्रीवेंसेस विद misconduct or with their grievances with in many other aspects of the judiciary। सेकेंड, जो प्रोसीजरली डिलेज़ और इन चीज़ों के लिए कोई हार्ड वर्क या कोई नॉट इवन समथिंग के नॉट इवन ऑन पेपर आया हुआ है फॉर डिलेज एंड प्रोसीजर्स टू बी स्ट्रीमलाइंड। मतलब जो चले आ रहे हैं प्रोसीजर्स, उन्हीं पे डिलेज होए जा रहे हैं, एंड नथिंग हैज़ बीन डन एज सच। आई फील दैट द बार काउंसिल इज़ द करेक्ट बॉडी टू डू सो। थर्ड, के जो और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, द 26th अमेंडमेंट, ठीक है, एंड द वे इन विच आवर बार एसोसिएशंस हैव tackled the canal issue, these were also some aspects for me to join the bar politics, and bar council को मैंने इस वजह से choose किया to contest these elections। सर, आपकी नज़र में वेलफेयर की जो सही माना में डेफिनेशन है वो क्या है, एडवोकेट्स की वेलफेयर की? कमरान, देखें, वो मैंने अभी बताया कि वेलफेयर के लिए बेसिकली देखें, वेलफेयर इज़ फॉर एडवोकेट्स, आई फील इज़ टू डेवलप देयर स्किल्स प्रोफेशनली। वो अपने लिए इतना काबिल हो जाएं ताकि वो अपने ख़ुद मुख्तियार होकर अपने पैरों पे खड़े होकर दे कैन डू द वर्क what is required of them, because that is going to make them into advocates। बहुत recently मुझे because I do consult with other community members, lawyers आते हैं, consultation बातचीत होती है। So for instance, मैंने हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर what is the best way for us to get good legal fees। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार सबसे पहले ऑफिस अपनी एक स्टार्ट योर ओन ऑफिस, एंड दैट हैज़ हेल्प्ड हिम सो मच दैट टुडे ही इज़ इन अ मच बेटर पोजीशन। एक छोटी सी एडवाइस थी, बट कैन द बार काउंसिल नॉट डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस? एक छोटी सी एडवाइस, इतना उनको फ़ायदा हो गया। सर, जजेस और वकला का देखने में आ रहा है कि गैप ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो इस चीज़ को, गैप को ख़त्म करने के लिए बार काउंसिल का क्या किरदार होना चाहिए, या अगर आप मुंतखब होते हैं तो आप क्या किरदार अदा करना चाहेंगे? That's a very spot on question। देखें, पहली बात, जुडिशरी जो है, एक तो एपेक्स कोर्ट की जुडिशरी है नंबर वन। हर किसी की अपनी अपनी, आई हैव अ आंसर टू ऑल ऑफ दैट देन। सो एक तो एपेक्स कोर्ट हैं, उनकी जुडिशरी है, उनकी बेंच है, एंड उनकी जो कम्युनिटी है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स। देन देयर इज़ द हाई कोर्ट जुडिशरी एंड द हाई कोर्ट लॉयर्स। देन देयर इज़ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट लॉयर्स। सो बेंच और लॉयर्स के दरमियान जो गैप है, इट वेरीज़। तो अगर हम पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देखें, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर अमूमन जो गैप है, आई वुड सजेस्ट कि इन तीनों को अगर हम सम अप करें, तो व्हाट आई फील इज़ दैट कि गैप इज़ ओनली टू द एक्सटेंट बिटवीन ए कॉम्पिटेंट लॉयर एंड द जुडिशरी। इफ़ द लॉयर इज़ कॉम्पिटेंट, वो गैप जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज़ वो उनको अपना पॉइंट बता सकता है।
लेकिन there are instances now where there are members of the judiciary, with all due respect, they, you know, they it needs to be understood that competency जो है वो lawyers में भी होती है, judges में भी हो, judiciary में, and it is all over the world, पूरी दुनिया के अंदर. And competent judiciary, competent law fraternity, legal fraternity, lawyers will make a stable institution. तो stable institution तब होता है जब आपकी ये जो difference, देखें difference तो हमेशा रहेगा, there will always be a difference, because देखें वो judges, हाँ वो judges हैं, ऐसे हम lawyers हैं, तो वो तो होगा, लेकिन point ये है कि ये difference तब हल हो जाएगा जब judges जो हैं वो भी competent हों और lawyers भी competent हों. अच्छा, मसला क्या होता है जहाँ पे लॉयर फॉर इंस्टेंस प्रिपेयर्ड नहीं होता है, या ही इज़ नॉट दैट कॉम्पिटेंट, या ही इज़ कॉम्पिटेंट लेकिन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड वेल, बट देन द पेडेस्टल इज़, बिकॉज जो जज हैं ही इज़ सपोज टू बी द पर्सन इन अथॉरिटी. सो स्टिल एक जो अपर हैंड होता है वो तभी भी वी फील दैट इट शुड बी for the judges to maintain the understanding of या उस केस के अंदर क्या हो रहा है या whatever. For instance, adjournments की जो बात है, and being when I was a young lawyer, I especially faced all of these, कि हमेशा मैंने फील किया कि one should always be prepared on each and every hearing, और किसी भी hearing पे adjournment लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए unless and until there is a very dire need. लेकिन adjournments बहुत बहुत ज़्यादा आती हैं. adjournments ऐसे आती हैं, adjournments जो हैं requests आते हैं और उनको entertain किया जाता है. For instance, एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊँ, एक हमारे ऐसे issues हैं, उनके अंदर एक lawyer हैं, he is always on the he's a Supreme Court lawyer, and वो हमेशा request करते हैं इन द हेयरिंग, उनके आते हैं एसोसिएट, हालांकि उनका नाम वकालत नामे के ऊपर है, लेकिन वो आके ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आवर सीनियर काउंसिल इज़ बिजी एट द सुप्रीम कोर्ट, एंड आई ऑलवेज ऑब्जेक्ट टू दैट एडजर्नमेंट. लेकिन अमूमन देयर इज़ नो वन फ्रॉम द बेंच टू अंडरस्टैंड एंड टू टेल दैट एसोसिएट कि आप ही प्रोसीड करें जब आपका नाम भी है वकालत नामे पे. Why do you have to wait for the Supreme Court Council? तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है. इंशाल्लाह कि इसमें तो there can be more you can talk more about these things. So if elected to the Bar Council, the first aspect which I would like to address and make it easy for most of the young lawyers is कि ये जो उनके केसेस में डिलेज हो रही हैं, जिनसे यंग लॉयर्स बहुत उनके क्लाइंट्स मुतासर होते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करनी है, जिससे हम भी गुज़र चुके हैं, और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्पेशली बिकॉज़ उनकी जो केसेस हैं, उनकी जो है हेयरिंग्स उस तरीके के साथ नहीं होती हैं जैसे होनी चाहिए. और इसमें अभी जो ख़ास करके आफ्टर द 26th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी हैं, तो उस पर भी इट हैज़ मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट नाउ फॉर द यंग लॉयर्स टू एक्चुअली प्रोसीड, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर इंक्विजिटोरियल रोल आ चुका है. हेयरिंग्स जो हैं वो हेयरिंग्स नहीं रही हैं, एंड हेयरिंग्स को आप जिस तरीके से टैकल करते हैं मतलब हो रही हैं हेयरिंग्स टैकल, with all due respect, it is a breach of a lot of due process nowadays. So hopefully there are many other things, लेकिन इसको these are the prime problems which need to be addressed by the Bar Council. अच्छा सर, कुछ वकील जैसे हैं, हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो वकालत के प्रोफेशन में भी कुछ जो मशहूर हैं, कब्ज़ा माफिया और थाना माफिया, तो इनको किस तरह से सिंध बार काउंसिल कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि पिछली बॉडी ने तो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, उससे सारी वकला कम्युनिटी की बदनामी हो रही थी.
तो इस चीज़ को नई आने वाली बॉडी किस तरीके से उनको करना चाहिए टैकल? अब इसमें यूँ है कामरान कि बेसिकली थाना कल्चर इज़ देयर. हाउ डू वी जस्ट हैव टू डिसिप्लिन दिस. वो यूँ है कि देखें किसी भी FIR को लॉन्च करने के लिए फॉर इंस्टेंस देयर नीड्स टू बी ए मेथड, एक प्रोसीजर है जो CRPC के अंदर है, ठीक है, विच हैज़ टू बी फॉलोड. लेकिन आजकल सैडली वो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, और एक इट्स बीन बेसिकली मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, काफ़ी प्रोसीजर्स जिसमें स्पेशली बार काउंसिल का जो रोल होना चाहिए वो ये है कि इन चीज़ों को नज़र में रखें. एंड देन इंडिविजुअल जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर दे मस्ट ट्राई टू या फिर स्क्रूटनी करें उस इंसिडेंट की जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड देन ट्राई टू कम अबाउट विद अ सॉल्यूशन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखें अगेन वही बात आ जाती है कि एसोसिएशंस के अंदर भी तो वही लॉयर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, जिनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए. क्योंकि देखें देयर इज़ अ मेथड टू गेट एन FIR लॉन्च. इसमें कोई ऐप तो नहीं दुनिया में होता है, लॉयर ही कराते हैं ना. लेकिन जिस तरीके से अभी हो रही हैं तो उनको उसको सिर्फ हमें एक डायरेक्शन देनी है. एंड एट द एंड ऑफ द डे द बार काउंसिल इज़ जो रेगुलेटरी बॉडी है और उनका काम ही यही है कि वो डायरेक्शन या चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें. एंड एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट कैन बी फॉर्म्ड. दैट इज़ द क्लियर रोल जो आपके 1973 के एक्ट है, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट जो है, एंड द 1976 रूल्स. तो इनमें इनको सिर्फ अभी जो रूल्स हैं और लॉ है उसको हमें एक्चुअली पेपर से निकाल के प्रैक्टिस में लेके आना है. और इनकी 2 अमेंडमेंट्स भी हैं. जो रिसेंट अमेंडमेंट भी हुई है 2025 की एंड 2017 की एक अमेंडमेंट है. सो ऑल ऑफ दिस इज़ द बार काउंसिल में जो भी इलेक्ट होके आते हैं जब आएंगे, सो उनका रोल है कि वो ज़रूर जो ये कल्चर है, थाना कल्चर जिसको भी हम कहते हैं, तो इस पे वो ज़रूर एक दे मस्ट लुक एट ईच एंड एवरी इंसिडेंट जो भी हो रहे हैं. जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हम न्यूज़ पे भी सुनते हैं, हाईलाइट होते हैं, एंड देन उनको आप एक इंसिडेंट को देख के उनकी स्क्रूटनी करें. जहाँ मिसकॉन्डक्ट हुआ है वहाँ देखें कि ये मिसकॉन्डक्ट क्यों हुआ है. फिर ही आहिस्ते आहिस्ते ये सारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा. एंड द पॉइंट इज़ द एडवोकेट्स और जो लिटिगेंट्स हैं जो उनको पुश करते हैं, कि मेन तो लिटिगेंट्स ही हैं जो यहाँ पे हैं, जिसमें आपने कहा कब्ज़ा माफिया या बिल्डर्स एंड ऑल दैट. तो वो लिटिगेंट्स भी होपफुली ये समझ जाएंगे कि यार अब हमारा काम जो है वो ड्यू प्रोसेस के बाद ही होता है. अच्छा सर, लास्ट में मैं आपका मैनिफेस्टो जानना चाहूँगा. ऐसे तो मैनिफेस्टो आपने काफ़ी कुछ बता दिया है पहले भी, लेकिन जो वोटर होता है वो एंड डेट पे जस्ट पॉइंट्स याद करता है, पूरी डिटेल याद नहीं करता. तो वो पॉइंट्स मैं जानना चाहूँगा कि आपके पॉइंट्स क्या हैं इस सिंध बार काउंसिल में इलेक्शन कंटेस्ट करने की? देखिए वेरी गॉट जस्ट 4 to 5 points. Some I'll tell you here, some are written already on my जो हमारे इलेक्शन का कार्ड है. मोस्ट वोटर्स ऑलरेडी नो अबाउट दैट, लेकिन मैं वापस दोहरा देता हूँ. एक तो जाहिर सी बात है द रूल ऑफ लॉ, एंड हाउ यू अचीव इज़ थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेंट लीगल फ्रेटर्निटी एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेंट जुडिशरी. सो रूल ऑफ लॉ, दैट्स फर्स्ट, to establish that, to try to be a part of it. Second, to be a part of the progress, जो reform process है उसमें ये सारे procedures आ गए, delays आ गई, how to curtail all of that. That is second which I want to do. Third is for the welfare of the lawyers, and उसमें वो सारे professional सारे स्किल्स आ गई. ऑल्सो कि यस वो हाउसिंग स्कीम्स एंड वो सब तो उसमें हैं ही हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन उससे बालातर थिंकिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द होल इंस्टीट्यूट, ऑफ द होल लीगल फ्रेटर्निटी.
क्योंकि कुछ चीज़ें तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फॉर वी वांट टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन. So that's the third. And fourth, very important, is that जो main issues हैं, especially the 26th Amendment, and the way the Bar Council has tackled the issue in the past, that is also part of my manifesto. That when I do get elected, the highlights of the 26th Amendment must be जो भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ही कहते हैं कि ड्रिकोनियन लॉ, और उस एस्पेक्ट को ज़रूर बार काउंसिल को देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए. एंड ऑल्सो दैट दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी एज अ होल. ये थी हमारी आज की गुफ्तगू. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट में एक और मेहमान के साथ. तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं. अल्लाह ने